हेलो एवरीवन, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी करेंगे, फिर थ्योरी करने के बाद क्वेश्चंस को भी करेंगे। वैसे मैंने क्वेश्चंस एक बार शुरू भी कर दिया है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर थ्योरी चाहिए तो आप इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फिर देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा कौन सा चैप्टर है, मेरे बुक के हिसाब से चैप्टर 8 है। देख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिसिटी मैं शुरू कर रहा हूँ किससे? पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से। कौन सा क्लास? क्लास 8। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो कहाँ से आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हुआ क्या, बहुत दिनों पहले आई थिंक 600 BC की अगर बात करें, वहाँ से ये बात शुरू हुई। थेल्स ऑफ मिलेटस से। थेल्स कोई थे बंदा, वो कहाँ के थे? मिलेटस के। कहाँ के? मिलेटस। मिलेटस एक जगह है, कहाँ पे? ग्रीस में। ग्रीस एक कंट्री है, उस कंट्री में एक शहर है या गांव है, कुछ भी माने आप। मिलेटस में एक बंदा थे थेल्स। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आप देखे होंगे वो जो पेड़ होते हैं, पेड़ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, या बहुत सारे पेड़ में ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ में ऐसे होते हैं कि उसके अंदर से कुछ निकलता है, लट्ठा लट्ठा टाइप का। समझ रहे हैं? लट्ठा आप समझ पा रहे हैं? उसको हम बोलते हैं एम्बर। क्या बोलते हैं उसको? एम्बर। ये बात समझ पा रहे हैं आप? एम्बर। कब की बात है? 600 BC की बात। तो 600 BC की कहानी है ये कि मिस्टर थेल्स, जो कि मिलेटस के थे, मिलेटस एक ग्रीस में जगह है, 600 BC में उन्होंने एम्बर के साथ कुछ कर रहे थे। एम्बर क्या होता है? जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उससे मतलब वो जो पेड़ होता है उससे कुछ निकलता है, लट्ठा लट्ठा टाइप का, कुछ ट्रांसल्यूसेंट टाइप का। देखिए होंगे आप, चिपक जाता है हाथ में, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। वो एम्बर, वो रेजिनस होता है। रेजिन क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना जाने, एम्बर नाम की कोई चीज़ है ना, वो एम्बर, जैसे प्लास्टिक है, आयरन है, उसी तरह से एक मटेरियल है हमारे पास, एम्बर। उन्होंने एम्बर को फर के साथ, किसके साथ? फर क्लोथ। एम्बर को फर क्लोथ के साथ रब किया। क्या किया? रब किया। मेरी बात समझ आ रही है? ये सब वर्ड आप समझे। एम्बर को फर क्लोथ के साथ, एम्बर और फर क्लोथ को क्या किया? रब किया। तो रब करने से उन्होंने क्या पाया कि जो एम्बर है, रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग, मेरी बात समझ आ रही है, जब रब कर लिए, वो रब करने के बाद, घसने के बाद, उन्होंने देखा कि ये जो एम्बर है, अब ये जो एम्बर है ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर और थ्रेड। तो बात ये हुई कि मिलेटस जो थे, थेल्स जो थे, 600 BC की बात हो रही है, उन्होंने क्या देखा कि एम्बर को, ठीक है, एक्सीडेंटली हुआ होगा शायद, कि एम्बर को उन्होंने किससे रगड़ा? उन्होंने रगड़ा किसके साथ? फर क्लोथ के साथ। क्लोथ मतलब कपड़ा, फर एक मटेरियल हो गया। आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो फर क्लोथ, ठीक है ना, फर क्लोथ के साथ उन्होंने क्या किया? रगड़ा, रब किया। रब करने के बाद देखा कि रब करने के बाद जो एम्बर वाला पार्ट है, जो एम्बर है, जो बॉडी एम्बर से बना है, वो एम्बर पीसेज ऑफ पेपर या छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा? वो अट्रैक्ट करने लगा। क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। और अगर आप बहुत ही एम्बर जो है ना, एम्बर को अंग्रेजी में हम लोग एम्बर कहते हैं, लेकिन इसको ग्रीक में, किसमें? ग्रीक में एम्बर को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। ELEC नहीं, ELEKTRON। ये जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो 600 BC की बात हो रही है। अब भी इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहाँ पे? ग्रीस में। ग्रीस में एक लैंग्वेज, जिसको ग्रीक कहते हैं, ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉन की अभी बात कर रहे हैं, ELECTRON, वो 150 ईयर्स पहले की बात है, मतलब 1900 के आसपास जे थॉमसन ने जिसको इन्वेंट किया था, इन्वेंट नहीं, डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो बात यह है कि एम्बर नाम की एक चीज़ है, उन्होंने फर क्लोथ के साथ जब रब किया, तो रब करने के बाद पाया कि एम्बर ने कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। अब कोई चीज़ में अचानक कोई इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाए, आप घर में आएँ और घर में आने के बाद आपका नाम मान लेते हैं कुछ भी, कमाल है। क्या नाम है आपका? कमाल। कमाल, आपने घर आया, घर आने के बाद अचानक हवाएं चलने लगी, फ़ैन घूमने लगा, कुछ भी होने लगा, दरवाज़ा इधर उधर होने लगा, कपड़े इधर उधर होने लगे, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो क्या बोला जाएगा कि कमाल आने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। कमाल चला जाता है तो ऐसा नहीं होता, कमाल आने से ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो हम बोलेंगे कमालीफिकेशन हो गया। कुछ नहीं समझ आएगा तो क्या बोलेंगे? कमालीफिकेशन हो गया। उसी तरह से जब कुछ समझ नहीं आया, चूँकि ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो यहीं से एक बात आई कि इलेक्ट्रीफिकेशन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रीफिकेशन। वैसे सी यहाँ लिखते, के लिखा, ठीक है ना, इलेक्ट्रीफिकेशन हो गया।
तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, एम्बर से आया। बात मेरी समझ आ रही है। तो ये बात थी। यहाँ पे जो चार्ज आता है, अभी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज, जो कि डिस्कस करना है हमें। लेकिन बात ये समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ से शुरू हुई, बात समझ आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की बात 600 BC से शुरू हुई, लेकिन 1900 में आके एटम्स वगैरह के बारे में डिस्कशन ठीक से शुरू हुआ। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ से बातें शुरू हुई। तो आपका इसमें लिखा हुआ है थेल्स एक्सपेरिमेंट, यही है बेसिकली थेल्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मिस्टर गिलबर्ट या जिलबर्ट, ठीक है ना, कौन, जिलबर्ट या गिलबर्ट आए। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एम्बर ही नहीं, इसके अलावा और भी मटेरियल्स हैं, आप अगर एक दूसरे को रब कीजिएगा तो ये वाली बात होगी। ये बेसिकली इंसुलेटर्स में ही ये सारे डिस्कशंस होंगे। अभी तो आगे आप इतना तो जानते होंगे आप। नेक्स्ट कौन आया, जिलबर्ट या गिलबर्ट। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ एम्बर ही नहीं, सिर्फ एम्बर ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मतलब अगर रब करेंगे तो ये वाला फिनोमिना, जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने वाला जो फिनोमिना है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो फिनोमिना है, ये और चीज़ों में भी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिलबर्ट ने बोले से बोला कि ऐसा नहीं है कि बस एम्बर में ही होगा ऐसा, ये और भी मटेरियल्स में होगा, और भी मटेरियल्स में होगा। उन्होंने क्या किया, इस तरह की चीज़ें और भी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने पाया कि जो रब करने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस बॉडी से क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, जिसको हमने रब किया। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अभी आप जानेंगे आगे कि रब करने के बाद एक बॉडी में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो जिसको अट्रैक्ट करता है वो तो न्यूट्रल बॉडी है। दैट मीन्स जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बारे में भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, जो समझेंगे आगे जाके। उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से क्या किया, उन्होंने एक चीज़ किया कि ग्लास रॉड को, किनको, ग्लास रॉड को, ठीक, इतनी बात समझ आ रही है। उन्होंने दो ग्लास रॉड्स लिए। कितने ग्लास रॉड्स, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने आप समझाया। वो तो बस 600 BC में जो बात हुई। अब आए हम 16th सेंचुरी में। एक तो बात है कि 2022 अभी चल रहा है, उससे 600 साल पहले, 2022 ईयर्स से 600 ईयर्स पहले की बात हो रही है। अब बात हो रही है 16th सेंचुरी की, 16th सेंचुरी, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी है, मतलब टाइम के हिसाब से। दो ग्लासेस को लिया गया है ना, दो ग्लासेस को रब किया गया, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो रब करने के बाद किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद क्या पाया जाएगा, आप खुद सोचिए। अगर हम दो ग्लासेस लें, दो ग्लासेस मान लेते, ग्लास 1 है और ये ग्लास 2 है, इसको भी रब किए हम सिल्क के साथ और इसको भी रब किए सिल्क के साथ। तो सिल्क के साथ रब करने के बाद, चूंकि ग्लासेस हम एक ही नेचर का ले रहे हैं, ग्लास का नेचर सेम है, और सिल्क के साथ ही दोनों को रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद ये होगा, ग्लास 1 में जैसा चार्ज आएगा, ग्लास 1 जैसा इलेक्ट्रीफाई होगा। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, जैसा ग्लास 1 इलेक्ट्रीफाई होगा उसी तरह ग्लास 2 भी इलेक्ट्रीफाई होगा। जिस नेचर का इलेक्ट्रिफिकेशन ग्लास 1 में होगा उसी नेचर का इलेक्ट्रिफिकेशन ग्लास 2 में भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है और दोनों को सिल्क से ही हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि ग्लास 1 और ग्लास 2 जब हम रगड़ने के बाद, रब करने के बाद दोनों को सामने लेके आए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। दैट मीन्स कि ग्लास 1 और ग्लास 2 जो है ना, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब ये है कि दोनों में सेम नेचर का चार्ज आ गया, सेम साइन का चार्ज आ गया। और ऐसा मान लिए कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से बात शुरू हुई पॉजिटिव चार्ज की। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो इसमें हम मान लेते हैं कि कैसा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे आए, उन्होंने नामकरण कर दिया कि एक चार्ज का नाम हम पॉजिटिव रखेंगे और एक का नाम नेगेटिव रखेंगे। अब इसको और भी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये फंडामेंटल्स था जहाँ से बातें शुरू हुई। सबसे पहले बात किसने शुरू की, इससे पहले भी बात शुरू हुई होगी, बट हिस्ट्री में इतनी सारी बातें मिलती हैं हमें, मतलब फिजिक्स की हिस्ट्री में। इसमें थेल्स आए जो कि 600 BC में आए, जो कि ग्रीस के थे। उसके बाद जिलबर्ट या गिलबर्ट, ये थे एक्चुअली इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश, मतलब ये थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट, मतलब ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, ये सारी कहानियाँ आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये थी कहानी किसकी, इलेक्ट्रिफिकेशन की, ठीक है। बात क्या है कि अब इसको और एडवांस समझने के लिए, ये जो चार्ज आएगा, ठीक है, इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना ज़रूरी है। किसको समझना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
एक्चुअली होता क्या है कि हमने अभी जो रब किया एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ, तो रब करने के साथ होता क्या है कि वो जो बॉडी है वो बॉडी बना किससे है? एक बॉडी किससे बना हुआ होता है? वो बॉडी बना होता है मॉलिक्यूल से। किससे? मॉलिक्यूल से। और वो एक मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम्स से। किससे? और एटम के अंदर जनरली, वैसे बहुत सारों में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा पाया जाता है कि कोई भी एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? आप एटम को ऐसे समझें कि एक एटम है, इतना बड़ा एटम नहीं होता, एटम इतना छोटा होता है कि हम नंगी आंखों से, नेकेड आंखों से हम देख नहीं सकते। ठीक है, ये जो एटम है, जैसे आप एक माने कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ सारी चीज़ें घूमती है, वो कौन है? सन है। और सन बहुत हैवी है। सन क्या है? बहुत हैवी है। उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। उसी तरीके से ये बहुत बड़ा एटम है, एटम का साइज़ बहुत बड़ा है। आई एम सॉरी कि थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्टूडियो उतना हाई फाई नहीं है कि मैं साउंड पॉल्यूशन को हटा सकता हूँ। ठीक है, जो भी हो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक क्या है? ये एटम है। और एटम में हमने क्या बोला कि बहुत बड़ा एटम है। एटम बहुत छोटा है, लेकिन एटम न्यूक्लियस के साइज़ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। मतलब न्यूक्लियस एटम के अंदर, एटम में क्या क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है, अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है हमारा। और न्यूक्लियस में है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे घूम मतलब यहाँ एक ऑर्बिट होगा, यहाँ एक ऑर्बिट होगा, अलग अलग ऑर्बिट्स में ये घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक ऑर्बिट होता है, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में नेट चार्ज जीरो होता है, अभी समझेंगे। और प्रोटॉन में हम कैसा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज लेते हैं? नेगेटिव चार्ज। ये हम एज्यूम कर लिए, अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एक बड़ा सा कोई बॉडी है, मान लेते हैं, सोच लो ऐसा जैसे कि एक फुटबॉल का मैदान है, उसके बीच में, जहाँ एकदम एग्जैक्टली बीच में क्या रखा हुआ है? एक फुटबॉल रखा हुआ है। फुटबॉल का जो साइज़ है आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस का साइज़ है, वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मतलब न्यूक्लियस बहुत कम जगह लेके रखा है, न्यूक्लियस बहुत कम जगह लेके रखा है, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। किसके रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। एटलीस्ट सिर्फ प्रोटॉन भी लें अगर, तो प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको अगर ठीक से देखें, ये हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स जो घूमेगा, अलग अलग ऑर्बिट में घूमेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। ऐसा लिए नहीं है, ऐसा हमने माना है। पहले तो अट्रैक्शन है ही, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। इन दोनों में जो अट्रैक्शन है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कुछ पकड़ के रखता है कि आप यहीं पे एटम के अंदर घूमिए। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो भाग सकता था, और जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा। तो न्यूक्लियस में अगर आप देखें, न्यूक्लियस के नज़दीक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मान लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमेंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सबसे लास्ट में घूमेंगे, जो कि न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। और जो सबसे दूर होगा उस पर फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा सबसे कम लगेगा। तो सबसे कम फोर्स जिस पर लगेगा न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर, उनको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो जब हम कोई चीज़ को एक दूसरे से रब करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो क्या हो जाए? वहाँ से भाग जाए। क्योंकि सबसे कम एट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में। सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में कौन इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? तो जब हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। या पार्टिसिपेशन जो होता है रिएक्शंस में, वो कौन करेगा सबसे पहले? वो करेगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात समझ आ गई कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा क्या होता है। एटम में अगर बात करें, बॉडी किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होता है? एटम से। एटम में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वह इतनी जगह लेके रखा है जितना कि एक फुटबॉल का मैदान समझें। फुटबॉल के मैदान के बीच में एक फुटबॉल रखा हो, वहाँ पर इतनी छोटी जगह, और न्यूक्लियस का मास बहुत 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 ज़्यादा है। किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। मतलब न्यूक्लियस बहुत हैवी है। न्यूक्लियस को आप मान सकते हैं कि ये एक सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस क्या है? एक सन है। मतलब न्यूक्लियस प्लैनेट है और इलेक्ट्रॉन्स सैटेलाइट्स हैं। न्यूक्लियस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर द सैटेलाइट्स ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें जान लीजिए। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है 1.6 10⁻27 किलोग्राम। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो, 10⁻31, जैसे 10⁻2 का क्या मतलब है? 1/10⁻2 1/100 0.01, बहुत छोटा। अब ये 10⁻6 और छोटा हो जाएगा, 10⁻7 27, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन इज़ मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला देंगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस और हैवी हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कोई चीज़ रब करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारा क्या होगा, रब करने के बाद जो पार्टिसिपेशन होगा किसका, इधर उधर होने का, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, न्यूक्लियस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियस बहुत हैवी है और जो बहुत ज़्यादा हैवी होगा उसको इधर उधर करना मुश्किल होगा। बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई पार्टिसिपेशन होगा इधर उधर करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स करेगा, न्यूक्लियस वहीं बैठे रहेगा। तो जब भी चार्जिंग होगा तो चार्जिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स में, ठीक है ना। वैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हम बात करेंगे आयंस के रिस्पेक्ट में। कंडक्टर्स में जो भी बातें होंगी इधर उधर करने वाला वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मच 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 लाइटर देन न्यूक्लियस। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो मुझे लगता है कि एटम का स्ट्रक्चर आप समझ गए, इलेक्ट्रिफिकेशन समझ गए। अब क्या होता है कि मैं इसको और डिटेल अगर समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। एक बॉडी है हमारे पास, है ना, एक बॉडी ये है, एक बॉडी, ठीक है। इन दोनों बॉडीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम्स से बना है। बेसिकली आप एटम्स याद रखें, एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैं एटम की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, एटम की बात करूं, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स को अभी हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स में नेट चार्ज जीरो होता है, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज मानते हैं और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज, अभी चार्ज क्या है अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है प्रोटॉन में चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव। मैं मोड लगा दिया, मतलब सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन एक का पॉजिटिव होता है एक का नेगेटिव होता है। तो एटम में जो नेट चार्ज होता है ना, एटम में नेट चार्ज जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पूछा जाए क्या एटम में चार्जेस नहीं होते? चार्जेस तो होते हैं, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। याद रख लीजिएगा इस बात को कि एटम में चार्जेस हैं बट नेट चार्ज जीरो है। एटम में जैसे एक बॉडी आपकी टेबल में रखा हुआ है, आपके टेबल में, तो वो बॉडी जो रखा हुआ है, किताब रखी हुई है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है। दैट इज फोर्सेज तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो है। उसी तरह से यहाँ पे चार्जेस तो हैं बट नेट चार्ज जीरो है। कोई भी बॉडी में ऐसा कोई बॉडी बन ही नहीं सकता ऐसा जिसमें चार्जेस ना हो। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बॉडी की कि उसमें चार्ज का होना कंपलसरी है और मास का भी होना कंपलसरी है। अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एटम में नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। एटम में नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव। याद रखिएगा जो एलिमेंट्री चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में, उसको हम ई से सिंबलाइज करते हैं, जिसका वैल्यू याद रखना है आपको 1.6 × 10⁻⁻19। अब चार्ज है तो इसको किसी में मेजर करना पड़ेगा। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम्ब में मेजर करते हैं, COULOMB। इसका सिंबल सी है, सी स्मॉल है यहाँ पे। कूलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, और ये हमारा चार्ज को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का। तो एटम में नेट चार्ज जीरो होता है और बॉडी एटम से बना है, तो शुरुआत में जो बॉडी होगी वो तो न्यूट्रल ही होगी ना। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब बॉडी क्या होगा? न्यूट्रल होगा, या बोलेंगे अनचार्ज होगा। तो जब बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब उसमें तो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज है, बट नेट चार्ज जीरो है। तो एटम में चार्जेस हैं बट नेट चार्ज जीरो है। और एक एलिमेंट्री चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई उम्मीद मैं करता हूँ। मान लो दोनों बॉडी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है शुरू में, फर्स्ट में ये क्या है हमारा? न्यूट्रल है, और ये भी क्या है हमारा? न्यूट्रल है। सेकंड हमने केस क्या किया कि इसको रब किया। क्या किया? रब्ड ईच अदर। जब रब करेंगे तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब करने के बाद क्या होगा? मान लेते हैं कि वैसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और करोड़ों प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन शुरू में मान लेते हैं इसमें जो हम हमेशा लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 प्रोटॉन्स। कितना? 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 प्रोटॉन्स है। ये भी न्यूट्रल है बॉडी। इसमें कितने? इसमें भी मान लेते हैं करोड़ों होते हैं, लेकिन हम अभी बस समझने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स से 100 प्रोटॉन्स। और हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है प्रोटॉन में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज के लिए हम क्या सिंबल इस्तेमाल किए कि तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज लेंगे और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होने से माइनस ही
2 इलेक्ट्रॉन होने से -2e, 3 होने से -3, और एक में -e है तो 2 में कितना होगा -2e, 3 में कितना होगा -3e। दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इसमें होगा -100e और इसमें क्या होगा +100e, ठीक है। और इसको अगर नेट चार्ज निकालें कितना आएगा 0। इसमें भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन दैट इज -100e और ये होगा +100e और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0। दैट इज ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें चार्जेस तो हैं बट नेट चार्ज 0 है। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें भी नेट चार्जेस तो हैं बट नेट चार्ज 0 है। अब इस पूरे सिस्टम में 0 + 0 कितना होगा बोलिए, अगर मैं एक साथ देखूँ 0 + 0 0 होगा। क्यों, इसमें भी नेट चार्ज 0, इसमें नेट चार्ज 0, 0 + 0 नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का क्या हो गया 0। एक को ए मान लेते, एक को बी मान लेते, दो हमारे पास बॉडीज है ए और बी, इन दोनों में अगर देखा जाए तो नेट चार्ज 0 है। सिंगल मतलब अलग अलग बॉडीज में भी नेट चार्ज 0 है और पूरे सिस्टम का भी नेट चार्ज 0 है। अब सिस्टम को हमने रब किया, मतलब एक को दूसरे के साथ और तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो रब करने के बाद देखिए सब इंसुलेटर्स पे ही होता है, कंडक्टर्स पे करेंगे तो दिक्कत होगी। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, वैसे करोड़ों हो सकते हैं, बट अभी हमने 8 लिया, ठीक है। तो 8 लेंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, मास भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये नहीं है जैसे आप अगर आगे जाएंगे आपकी कान भी आपके साथ जाएगी, आपकी नाक भी आपके साथ जाएगी, तो आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो तो जाएंगी ना साथ में। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन में क्या क्या जुड़ी है, उसके चार्ज है, उसमें मास है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होगा। हमने बोला कि प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होने का मतलब ये है कि प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत ही भारी है वो एकदम न्यूक्लियस में। कौन जाएगा, जो बाहर में, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कम से कम एट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। ओके, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसमें कितने बचेंगे 92 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें प्रोटॉन्स में तो कमी नहीं आएगी ना, वो 100 प्रोटॉन्स ही होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे 108 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो जाएगा हमारा 100 प्रोटॉन्स। दैट इज़ इसमें अगर देखा जाए इसमें हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बुक में कुछ और इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो क्या हो जाएगा, 92 इलेक्ट्रॉन्स मतलब -92 और ये हो जाएगा +100। बात ऐसे भी समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। अगर आपकी क्लास में लड़की और लड़कियां सेम हो पहले और एक लड़की चली जाए, लड़के तो उतने ही रहे बट लड़के अब ज़्यादा हो गए लड़कियों की तुलना में, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए, प्रोटॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, +100 -90 कितना आएगा, +8। यहाँ ई लगा देते हैं, मतलब +8 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज, +VELY लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -100E और ये हो जाएगा +100E। इसको अगर जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा, +8। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मैंने गलत किया क्या, यहाँ हो जाएगा -80 आएगा। देखिए -100 -100 -80 आएगा। तो ये हो गया हमारा निगेटिवली चार्ज। अब आप देखिएगा अगर माइनस यहाँ +80 है और उसमें क्या है -80, इन दोनों को अगर एक साथ जोड़िएगा तो ये भी क्या आएगा 0। मतलब इस सिस्टम में ए और बी को अगर आप देखें जिसमें तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले जो नेट चार्ज ए और बी मिला के 0 था, अब भी नेट चार्ज पूरे सिस्टम का क्या है 0 है। यहाँ पे तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इससे क्या पता चला, जो चार्जेस हैं, जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, ऐसे सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, उसका चार्ज हम क्या करते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। उसका नेट जो चार्ज है उसको हम क्या नहीं कर सकते, ना तो पैदा कर सकते हैं और न ही ख़त्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो आप देख रहे हैं -80 +80, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। वैसे आप बाद में क्वार्क्स वगैरह के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटीग्रल इसमें ही, मतलब नेचुरल नंबर्स में ही वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में, मतलब 1.5 में, डेसिमल में कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1.5 1.6 1.3 टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा गोटा गोटा ट्रांसफर होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या क्या बातें समझ आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट तुमको समझ आ गया, कूलम्ब है। ये आपको समझना पड़ेगा, सारी बातें यहाँ कर रहा हूँ, आपकी किताब में जैसा लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पूरा का पूरा नाम है, अगर आप जानिएगा, इसका नाम है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है इसका,
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, क्यू। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल क्यू, इसका ऐसा यूनिट अभी हमने जाना कूलम्ब होता है। क्या होता है, और भी चीज़ें जानेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई कि नेट चार्ज पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है। नेट चार्ज अगर 2 कूलम्ब होता तो अब भी कितना होता, 2 कूलम्ब होता। मतलब पूरे सिस्टम को अगर हम देखें, आइसोलेट करके रखें, तो नेट चार्ज न तो हम बढ़ा सके और न ही घटा सके, जितना पहले था उतना बाद में भी है। बस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। न तो मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हम न तो नेट चार्ज पैदा कर सकते हैं और न ही ख़त्म कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब चार्ज जो किसी बॉडी में होगा, कोई अलग इस बॉडी में कुछ बॉडी चार्ज हुआ, ये बॉडी चार्ज हुआ, चार्ज होने का मतलब नेट चार्ज अब जीरो नहीं है, नेट चार्ज नॉन जीरो है। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, +80, यहाँ कितना हो, -80। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, यहाँ +10 ही होता है, यहाँ -10 ही होता है। मतलब ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कभी भी 2.5 ई नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन करें। इसका पूरा नाम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल हम लोग क्या देंगे, क्यू, उसी क्वांटिटी की वजह से। ये एक बात याद रख लें कि स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, ये आपको याद रख लेना, मतलब नॉर्मल एडिशन को फॉलो करता है। क्यों, जैसे +2 कूलम लिखें और -3 कूलम, बस ऐड हो जाएगा, +2 -3 कितना हो जाएगा, -1 कूलम। ये जो इस तरह का एडिशन है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, COULOM, कूलम, COULOM, सी स्मॉल, इसका सिंबल है कैपिटल की। बाद में जानिएगा ये एम्पियर सेकंड भी होता है। करंट गुना टाइम इसका फार्मूला आएगा, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर का सिंबल AS, एम्पियर करंट का यूनिट है। अभी करंट हम लोग नहीं पढ़े हैं, सब जानेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं, 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और उसमें अगर बात करें दोनों पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव हो दोनों तब भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है, आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। दोनों पॉजिटिव चार्ज कैसे जानेंगे, मैंने अभी किया था ना, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, 2 ग्लास रॉड्स को, दोनों ग्लास रॉड में सेम नेचर का चार्ज आया, तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। उसी तरह ग्लास सिल्क के साथ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। फिर एक बात ये भी जानना है कि जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, वो कैसे करता है उसको डिस्कस हम लोग करेंगे लास्ट में, ठीक है। और मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस भी जानना है, फिर भूल जाएंगे नहीं तो, ठीक है। कुछ बातें आप लिख भी लीजिए साथ साथ, मैं यहाँ पे मास और चार्ज का डिफरेंस भी लिखा दूंगा। इधर मास है, कोई बॉडी के अंदर का जो हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसमें मास भी आता है और चार्ज भी आता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत सारी बातें हैं जो साथ साथ में जानते जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और एक बात पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, भूल जाऊँगा नहीं तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का 2 बातें होंगी, एक बार होगा चार्ज एट रेस्ट, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली पूरा नाम अगर इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत सारी बातें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 भागों में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें भी डिस्कस करते हैं बाद में, पहले इसको देख लीजिए। मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस जानना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 मतलब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं इसलिए लिख लें तो भूल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट कूलम है, एम्पियर सेकंड है। मेरे देख लिए पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये इधर भगाएगा, इधर भगाएगा, रिपल्शन होगा। मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्शन होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा। बात समझ आ रही है। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर हम चार्ज्ड बॉडी की बात करें, चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए अभी आगे तो हम लोग जानेंगे, लेकिन इस बात को समझ जाते हैं। जैसे मैं बोला कि एक रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मान लीजिए ग्लास रॉड है जो कि क्या हो गया, वैसे इसमें प्रायोरिटी आगे देखेंगे किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज किसको मानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा,
ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। तो नेगेटिव चार्ज को वो नज़दीक बुला लेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर बुला लेगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इन दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो एक साथ इन दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन नज़दीक में कौन वाला है? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसका डिस्टेंस कम है, और जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। मतलब कौन सा फोर्स ज़्यादा है? अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे? रिपल्शन से। और अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों, लेकिन अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्या होता है, वो जो हमने बताया एम्बर, वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जो कि न्यूट्रल होते हैं उसको अट्रैक्ट क्यों करता है, यही कहानी है। तो चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी। ये बात आपको समझ आ गई? इतनी सारी बातें आप नोट डाउन करते जाइए। और क्या आपने जाना, अभी तो आपने जाना कि अगर आप गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, जिससे जाता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसमें जाता है नेगेटिव, जिसमें जाएगा उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जो हमने जाना अभी। तो क्या हो जाएगा? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। आई एम रियली सॉरी कि बहुत हल्ला हो रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हल्ला यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह जाना आना होते रहता है, ठीक है। वो तो मैंने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, बट साइन एक दूसरे के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। बात समझ आ रही? साइन एक दूसरे के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। और सारी बातें हो ही गई कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक निगेटिवली चार्ज होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको मैंने बोला, क्वांटाइजेशन। क्या बोला? क्वांटाइजेशन क्या कहता है? किसी भी बॉडी में जो चार्ज आएगा, इसका सिंबल हम क्यू लिखेंगे, वो ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, इससे जो गुना होगा या 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा। क्यू क्या होगा? 1e हो सकता है। प्लस में भी माइनस में भी, प्लस किस में होगा? जिसमें पॉजिटिव, किस में होगा? जिससे जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज। या क्या होगा बोलिए? प्लस माइनस 2e, या प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश, या क्या होगा लास्ट में हमारा? प्लस माइनस NE, जहाँ पे n हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बात समझ आ रही है? ये जो है ना, इसको बोलते हैं कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी का, वो ऑलवेज इंटीग्रल, n मतलब क्या? n में प्लस माइनस लगा हुआ है, मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, चार्ज अगर ट्रांसफर ही नहीं होगा तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ होल नंबर्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? होल नंबर्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो या तो 1e होगा, चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो क्या होगा? 0 ही हुआ तो क्या होगा? 1e, प्लस में माइनस में, 2 हुआ तो प्लस माइनस 2e। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, अगर n इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो प्लस माइनस, n का वैल्यू क्या होगा? हमेशा होल नंबर में ही होगा, मतलब n हमेशा होल नंबर में ही होगा। प्लस माइनस क्यों लगता है? जिससे जाता है उसमें पॉजिटिव, जिसमें जाता है उसमें नेगेटिव, और जिससे जाता है उसमें पॉजिटिव। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ELEMENTARY, एलिमेंट्री चार्ज। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। मास की अगर बात करेंगे, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। दोनों में डिफरेंस है। ये 1 किलोग्राम में मेज़र करते हैं, चार्ज कूलम में मेज़र करते हैं। बात समझ आ रही है? और ये क्या है ना, मास की बारे में अगर बात करें, स्पीड के बढ़ने से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इम्प्लाई करता है कि मास बढ़ जाता है। इसका मतलब है मास नॉट कंजर्व्ड। मास क्या नहीं है? कंजर्व्ड नहीं है। मास क्या नहीं है? बोलिए। कंजर्व्ड नहीं है। लेकिन हम चार्ज की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज की बात करें। समझ रहे हैं आप? मास का यूनिट किलोग्राम, चार्ज का यूनिट किलोग्राम। स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ जाता है। ये आप बस याद रखें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे। मास कंजर्व्ड नहीं है, लेकिन चार्ज क्या है? बोलिए। ये कंजर्व्ड। अभी हम लोग जाने नेट चार्ज किसी बॉडी का क्या होता है, ना तो हम पैदा कर सकते हैं और नहीं ख़त्म कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप। और मास क्या अभी तक क्वांटाइज्ड नहीं हुआ है, मतलब नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब इस तरह का कोई अगर बोल दे कि ये कंडीशन हो गया कि एलिमेंट्री चार्ज जो है ना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। किसमें? मास में। लेकिन चार्ज में है, तो चार्ज क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। मास कांट बी नेगेटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव। मास क्या बोलिए? हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव भी हो सकता है और नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है किसी बॉडी का। तो ये सारी बातें हैं, मास और चार्ज के बीच कुछ डिफरेंस। मास कंजर्व्ड नहीं है लेकिन चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है लेकिन मास क्वांटाइज नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ते जाता है, कब तक? लाइट के स्पीड तक। लाइट के स्पीड में अगर आ जाए बॉडी तो पूरी बॉडी का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, वो अलग से आप पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ पे एक बात हमने की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों हमने बोला कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, चार्जेस जब रेस्ट में रहता है उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसकी वजह से जो फील्ड फोर्स वगैरह होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है तो मूव करेगा तो क्या होगा? मूव करने से करंट, इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ये पाया गया है जब चार्ज फ्लो करता है तो नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये कैसे पता चला? 1820 में हैंस क्रिश्चियन वेस्टर्ड ने ऐसा किया। तो जानने की आपको जरूरत नहीं है अभी, इतना जान लीजिए कि चार्ज फ्लो करेगा तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप करंट फ्लो करा सकते हैं, चार्ज फ्लो करा सकते हैं, और नज़दीक में कंपास लेके आएंगे तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वजह से, मतलब बात यह है कि चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बात शुरू हुई ना, देखिए चार्ज है, चार्ज तो आप समझ गए, चार्ज रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, तो एक साथ इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे और चलेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उसे आप इग्नोर करें। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। दूसरी बात क्या हो गई? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहता है कि नेट चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, नेट चार्ज ऑफ एन, जो अभी हमने बताया, ऑफ एन आइसोलेटेड, मतलब दो बॉडीज़ की बात करें, दो ही बॉडीज़ की बात करें, इसका उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, उसका इसमें होगा, तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब बात यह है कि किसी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैदा नहीं कर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नया पैदा नहीं होता है, ख़त्म भी नहीं होता है, बस क्या होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है तो मास भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब जिससे जाता है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। मान लेते हैं ये हमारा रब किया और इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ठीक है, मतलब इसमें मास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो मास डिक्रीज़ करेगा और मास इधर इंक्रीज़ करेगा। वो जो हमने बोला स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ता है, वो अभी आप नॉर्मल स्पीड में उतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इसका भी ख्याल रखें। ठीक है, अभी हम मानेंगे कि हम चलेंगे तो भी हम मानेंगे कि वही मास है, मास में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से समझेंगे तो मास में चेंज आता है, लेकिन हमारे स्पीड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड हमारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो हम इग्नोर करेंगे अभी। तो इतना जान लीजिए, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गया उसमें मास कम हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें मास ज़्यादा हो गया। जिसमें मास कम हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसमें मास ज़्यादा उसमें नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी इसमें क्या क्या कहानियाँ हैं तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी। वैन नो चार्ज, हाँ, न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज ही ट्रांसफर नहीं हुआ। चार्ज मतलब जितना इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, मतलब एक बॉडी न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है कि अगर रब करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुआ तब भी वो न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस तो हैं बट नेट चार्ज जीरो है। When two bodies are rubbed together and if one body acquires a positive charge by losing some electrons, the second body acquires negative charge by equal amount of getting the same, thus the ये तो बता चुके यार, कंजर्वेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? अब आते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया है। वैसे यहाँ पे एक ही डिस्कशन किया है, मैं सारे डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए, चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, चार्ज डेंसिटी किसी बॉडी में अगर हम चार्ज दें तीन तरीके से, जैसे हम रॉड लें, रॉड मतलब उसका लेंथ अच्छा खासा होगा, उसका ब्रेथ और हाइट को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक रॉड है, इसमें हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली मान लेते दे दिया, ठीक है। ये जो पूरे बॉडी में चार्ज आ गया, एक लीनियर चार्ज इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज। इसमें जो डेंसिटी आएगा इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ही ख़राब लिख रहे हैं, आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिए। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हमने एक शीट लिया, उस शीट में हम पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। और मान लेते हैं एक हमारे पास सॉलिड बॉडी है, जैसे स्फीयर है ना, उसमें पूरा चार्ज ले रहे हैं, तो उसमें हमारा होगा, फिर वॉल्यूम में आ गया पूरा, अंदर में भी चार्ज है, इस तरह का कुछ, इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। आपके बुक में बस सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिस्कशन किया, इसका सिंबल सिग्मा लिया है, इसका सिंबल हम रो ले लेंगे और इसका सिंबल लैम्डा ले लेंगे, लैम्डा सिग्मा रो। डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे दिया जाने, आप डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है, मास के साथ बात हो रही है। चार्ज की बात होगी तो यहाँ होगा चार्ज बाई लेंथ, ये क्या होगा चार्ज बाई एरिया, यहाँ क्या होगा चार्ज बाई वॉल्यूम। ओके, अब यूनिट के बारे में डिस्कशन करें तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। कूलम सी कैपिटल है, सी स्मॉल से सेंटीमीटर हो जाएगा, जानते हैं ना, और कूलम और मीटर के बीच थोड़ा सा जगह भी छोड़ दें, ये होगा कूलम बटे मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, या कूलम बटे मीटर क्यूब तो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटीज़ की बात हो गई। अब लास्ट जो बात करी गई है यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा क्लास अब कर देंगे फिनिश, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हम दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कौन सा, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, एक बात ये करी गई है, आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो सारा डिस्कशन मैंने कर ही दिया। ठीक है, अब चार्ज किसी इंसुलेटर में अगर देंगे, मान लेते हैं हम इंसुलेटर में चार्ज दे रहे हैं, तो इंसुलेटर में चार्ज हम ऐसे ही बोल लेते हैं 11 और 12, इंसुलेटर मतलब उस बॉडी में चार्ज जो है ना एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहाँ पे चार्ज आप देंगे उसी जगह पे रह जाएगा, उसी जगह पे। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जिस जगह पे आप चार्ज को प्लेस करेंगे या रब करने के बाद जहाँ पे चार्ज आ गया वहाँ से चार्ज हट नहीं सकता, अपने आप मतलब वो नहीं आ सकता, मतलब पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंसुलेटर की कहानी हो गई। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, मान लेते हैं हम स्फीयर लें और यहाँ पे चार्ज कहीं पे भी डालें तो चार्ज क्या होगा, चूँकि वो अपने आप चार्ज इधर उधर मूव कर सकता है, चूँकि वो कंडक्टर है, तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया, तो क्या होगा धीरे धीरे, बहुत जल्दी होगा वैसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस में। इसका होने का ये रीज़न है कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करेगा, तो दूर से दूर रखने की कोशिश करेगा, और कितना दूर कर सकता है, उस बॉडी में जितनी जगह है उस बॉडी में सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पे रहेगा, वो वहाँ पे हमारा मतलब सबसे दूर कब हो सकता है, जब सरफेसेस में आ जाए, तो सरफेस में होने से क्या होगा, एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएगा, तो रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपल्शन की वजह से सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर एयर है, और ये एक इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होना पड़ेगा पोटेंशियल का, उसका डिस्कशन अलग से करेंगे। बट इतनी बात जान लें, इंसुलेटर में जहाँ चार्ज को रखेंगे, प्लेस करेंगे, वो चार्ज वहीं पे रह जाएगा, मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंडक्टर्स में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इधर उधर मूव कर सकता है, और इधर मूव कर सकता है वो तो मैक्सिमम क्या करे, अगर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो उसको रिपेल करेगा, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, उसके सरफेस में जाएगा। उसी तरह नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। क्यों आएगा, इसका रीज़न ये है कि कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह को मूव करा सकता है, जो कि करके वो अपने आप को वो सेटल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, जो कि नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को भी डिस्कशन कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्लाउड्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये सब डिस्कशन करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर लेता हूँ, इतनी बात तो समझ आई गई। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने जाना, उसमें क्या आया, Q बराबर NE, Q बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है ना, कितना है 8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज, लगता है बहुत छोटा सा चार्ज है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस चार्ज को हम देखें तो Q बराबर NE, N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो N निकालने का मतलब क्या होगा, N ये बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने से ये चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो चार्ज कितना है हमारे पास, 8 × 10⁻−18 कूलम, और E एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 80/16, -19 ऊपर जाएगा, +19 -। एक बात याद रखें, ये जो 1.6 ले रहे हैं ना, इसके बाद भी कुछ और भी डिजिट्स हैं, बट हम 1.6 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि किताबों में 1.6 लेके कैलकुलेशन किया गया है। तो आप 1.6 ही लेंगे, उसी के हिसाब से 8 को भी प्लेस किया गया है। ठीक है, 16×5 = 80, 19 में 18 गया 1, तो कितना हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। कितने हो गए, ये हमको इसको मतलब मीज़ोस्कोपिक चार्ज या माइक्रोस्कोपिक चार्ज, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 50। मतलब ये जो है ना, ये चार्ज पॉसिबल है। अगर हम ऐसा लें 7 × 10⁻⁻18 कूलम, ऑब्वियसली प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो N क्या हो जाएगा, Q/E। तो
तो Q कितना 7 × 10⁻⁻18 बटे 1.6 10⁻⁻19 70/16 10 पे पावर -19 में 18 गया वही 10 आएगा। 16 1 16 16 64 कितना बचेगा 60 16 48 ठीक है 16 70 तो 35/8 तो हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 3 0 8 तिया 24 6 0 8 7 56 8 4.375 × 10 तो कितना आ गया 43.75 मतलब 43 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं या 44 हो सकते हैं। ये तो 43 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए बट 0.75 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज तो पॉसिबल है लेकिन ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हर तरह के चार्जेस पॉसिबल नहीं हैं। कुछ तरह के चार्जेस पॉसिबल हैं और कुछ तरह के चार्जेस पॉसिबल नहीं। अगर पूछा जाए कि हर तरह के चार्ज नहीं, चार्ज तो क्वांटाइज्ड है ना, क्वांटाइज्ड होने का मतलब हर तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं, वही चार्ज पॉसिबल है जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक कूलम चार्ज क्या होगा। एक कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज है, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक चार्ज। ये सब माइक्रोस्कोपिक चार्जेस थे, बहुत छोटे छोटे चार्जेस थे जिसमें आपको क्वांटाइजेशन को इग्नोर करना नहीं सकते, मतलब आपको मानना ही पड़ेगा क्वांटाइजेशन को। जैसे आप बात करें मेरे सर में कितने बाल हैं, यहाँ पे गिनना कोई गिनने वाली बात ही नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है कोई चीज़ तो उसको हम गिनते नहीं हैं, उसको हम वजन मतलब उसका मास निकालते हैं बस। ठीक है, वो अलग बात है। सुनिए Q बराबर प्लस माइनस, मैं अगर प्लस माइनस कितना लूँ 1 कूलम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे तो N बराबर क्या होगा Q/E, तो ये होगा 1 कूलम बाई 1.6 10 पे पावर -19 कूलम, तो हो जाएगा 10/16 -19 ऊपर जाएगा तो +19 100/16 × 10 पे पावर क्या हो जाएगा 18, 1 0 हमने ले लिया है यहाँ पे। 16 दूना 16 5 80, 16 जगह 96, 4 16 दूना 16 5 80, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा लग रहा है 0.25 है लेकिन 18 है ना, दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसको 625 इंटू, मतलब ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100 × 10 पे पावर 18, 2 0 यहाँ से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 625 10 पे पावर 16, मतलब 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ट्रांसफ़र हो गए। कितना कूलम चार्ज होने के लिए 1 कूलम चार्ज। तो एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा, मतलब एक कूलम चार्ज होने के लिए किसी बॉडी में या +1 कूलम या -1 कूलम, इसके लिए हमको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कितने सारे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन टेट्रालियन 6 पेंटालियन 250 टेट्रालियन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने से एक बॉडी में +1 कूलम चार्ज होगा, दूसरे बॉडी में -1 कूलम चार्ज होगा। जिससे जाएगा उसमें +1 कूलम होगा, जिसमें जाएगा उसमें -1 कूलम चार्ज होगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। एक कूलम चार्ज का मतलब ये है कि जब रब करें एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ, अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दैट मीन्स एक में +1 कूलम चार्ज होगा, दूसरे में -1 कूलम चार्ज होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिटेल डिस्कशन था इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन में, बस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसी तरह कमेंट करते रहें कि सर ये वीडियो बनाए, ये क्लासेस पे आप ये इस क्लास का इस चैप्टर पे इस लेवल के क्वेश्चंस को आप जो भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएँ। और साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन देखते जाएँ, वहाँ पर सपोर्ट अस का सेक्शन है, आप सपोर्ट करते जाएँ, आप कंट्रीब्यूट करते जाएँ और हम मोटिवेट होते जाएंगे और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।